बिल्कुल, मेरी जो बेसिक तालीम है, मैंने जो मैट्रिक की है वो गाँव गाँव में ही एक स्कूल है, रैपर स्कूल वहाँ से की। मैंने मॉडर्न एज से की है और अपने कॉमसेट्स का स्टूडेंट हूँ। वो बेसिकली म्यूटेशन डिटेक्शन के ऊपर है, दोनों के दोनों पेपर जो है जो मेरा पहला पेपर है वो है म्यूटेशन डिटेक्शन विद CRISPR-Cas9 माइक्रोफ्लूइड चिप। और जो मेरा दूसरा पेपर है इन विट्रो साइट स्पेसिफिक डीएनए एडिटिंग विद पहला पेपर है वो ये बताता है कि जो आपके मरूसी बीमारियाँ हैं, जन्नयाती बीमारियाँ हैं, कैंसर वगैरह उसको कैसे डिटेक्ट करें। मैंने जो है ना अपनी एक चिप डिज़ाइन की है, माइक्रोफ्लूइड चिप। उस चिप के अंदर आप अपने डीएनए लोड करेंगे और वो कलर इम्पार्ट करेगा। उस कलर की बुनियाद पे हम बताएंगे कि भाई आपको म्यूटेशन है या नहीं है, आपको कैंसर है। दूसरा पेपर है वो जीन एडिटिंग के ऊपर है कि आपके डीएनए के अंदर जो जीन है वो निकाले कैसे जाते हैं। और इसी के बाद जो है ना वो मैं 1 साल तक जो है ना मुझे तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिला, तो मैंने जो है ना वो फिर इंटरनेट की तरफ रुख किया। ऑनलाइन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड वगैरह, तो मैंने वहाँ से जो है ना ऑनलाइन कोर्स और साथ-साथ जो है ना वो यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तो मेरी यही मसरूफियात। ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने कॉन्फ्रेंस की उसमें तकरीबन 121 ममालिक के लोग शामिल। जो यंग साइंटिस्ट का अवार्ड है वो पाकिस्तान ने जीत लिया, वो इसराइल है, और जो थर्ड आया था जर्मनी है। इसी तरह और भी काफ़ी यूरोप के मुल्क जो है ना उसमें ज़्यादातर जो मुल्क थे वो यूरोप के थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर मसूद है और मैं हवेलियाँ खोखर मारे का रहने वाला हूँ। जो मेरी बेसिक तालीम है मैट्रिक वो मैंने रैपर पब्लिक स्कूल से की है, FSC मैंने मॉडर्न एज से, और अभी मैं करंट कॉमसेट्स का स्टूडेंट हूँ। मेरी जो रिसर्चेज जानने से पहले उसके बैकग्राउंड पे क्या क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, कहाँ से मैं गुजरा, ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ यूँ हुआ कि हम जो है ना, ये बात है 2016 की, जब मैं ना अपने मामू के साथ बैठ के साइंस और इस्लाम पर डिस्कस कर रहा था। तो वहीं से ये डिस्कशन चली तो मुझे पता चला कि यार मेरी एक्सपर्टीज़ जो है ना वो बायोलॉजी के अंदर है, और बायोलॉजी को भी स्पेसिफाई कर दिया जाए तो मेरी एक्सपर्टीज जेनेटिक्स के अंदर है। तो फिर मैं जो है ना इसी फील्ड को लेके आगे चलता गया। FSC कर ली, क्योंकि FSC में मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट के ऊपर नहीं आ रहा था। तो ना मेरा जो है ना वो एंट्री टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आ रहे थे, ना वो मैं यूनिवर्सिटी का मेरिट पूरा कर रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं थी जिसने मुझे रिजेक्ट ना किया हो, तो मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि भाई इंटरनेट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे कोई रिसोर्सेज वगैरह होंगे वो यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से तकरीबन 105 से 6 कोर्सेज ऑनलाइन मैंने एक साल में कर लिए कम्प्लीट। और जो रिसर्चेज होती थी, उसके कोर्स होते थे, उसके एंड पे जो है ना छोटी मोटी असाइनमेंट मिलती थी कि भाई ये सर्च करके लाएँ, ये सर्च करके लाएँ। तो मेरे लिए और ईजी होता गया, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझता गया जेनेटिक्स की। तो फिर जब मैं 2 साल इसी दौरान मैंने अपनी रिसर्च भी करना लगा, तो तकरीबन मुझे 3.5 साल के अंदर मैंने अपने 2 रिसर्च पेपर कंप्लीट किए। जब वो रिसर्च पेपर कंप्लीट हुआ तो मैंने मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर भेजना स्टार्ट कर दिया उनको। तो वहाँ से जो है ना इतना टाइम लग रहा था, वो कह रहे थे कि पेंडिंग नहीं हो रहा। तो फिर मैंने जर्नल से पेपर वापस लेकर पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंसेस थी, तो मैंने वहाँ पे देना शुरू कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मेरा पेपर एक्सेप्ट तो कर लिया, पर वो कह रहे थे कि भाई आपको पर कॉन्फ्रेंस का 35 से 40 हज़ार रुपया देना पड़ेगा 20 मिनट की प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लिहाजा जो है ना आप मेरी रिसर्च वापस कर दें। तो मैंने अपनी रिसर्च वगैरह वहाँ से वापस ली। तो फिर मुझे एक वेबसाइट का पता चला conferenceseries.com के, वहाँ पे भाई स्पॉन्सर वगैरह भी होता है, आपको डिफरेंट स्पॉन्सरशिप होती हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्लेटेड वगैरह, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने जो है ना अपना पहला रिसर्च पेपर म्यूटेशन डिटेक्शन विद CRISPR-Cas9 माइक्रोफ्लूइड चिप, यानी जो मरूसी बीमारियाँ वगैरह हैं या कैंसर है उसको जो है ना कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, जो म्यूटेशन डिटेक्शन के पहले तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनकी प्राइस लाखों में है, और जो मेरी चिप की प्राइस है वही टेस्ट उसी एक्यूरेसी के साथ आपको तकरीबन 12,000 रुपये में करके देगी। तो मैंने जो है ना एक कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पे अपना रिसर्च पेपर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको पैसे पे करने पड़ेंगे इसके। वो तकरीबन मुझसे मांग रहे थे 250 यूरो के लिए। मैंने कहा यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। तो उन्होंने कहा है कि आप वेट करें, हम आपका रिसर्च पेपर साइंटिफिक कम्युनिटी को करते हैं, अगर वो आपको स्पॉन्सर कर दें। तो मैंने अपना पेपर आगे फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो रिसर्च है ये पिछली सारी रिसर्च से काफ़ी अच्छी भी है, तो इनएक्सपेंसिव भी है, और इसकी काफ़ी एप्लीकेशन भी है, तो लिहाजा आप इस बच्चे को ले आएँ। तो मैं जो है ना उन्होंने मुझे इन्विटेशन लेटर भेजा। उन इन्विटेशन लेटर में लिखा था कि भाई आप अपना पेपर डिफेंड कर सकते हैं। मुझे इन्विटेशन लेटर भेजा, उस इन्विटेशन लेटर में लिखा था कि भाई आप अपना पेपर डिफेंस कर सकते हैं।
मैंने कहा मैं अपना पेपर डिफेंड करूंगा, मेरे पास उसके रिजल्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कॉन्फ्रेंस में आ जाएँ। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि भाई आप BS के स्टूडेंट हैं, आप MS के स्टूडेंट हैं, आप FSC के हैं, मैट्रिक लेवल के हैं। उन्होंने एक ही बात पूछी कि आप अपना पेपर डिफेंस कर सकते हैं। तो जब ये सारा सिलसिला क्लियर हुआ, उन्होंने मुझसे अपना एड्रेस वगैरह पूछा कि हम आपको अवार्ड वगैरह सेंड कर रहे हैं सारा। इन सब चीज़ों में जो सबसे मज़ेदार बात है ना वो ये है, जब उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है ना पाकिस्तान का कौमी तिरंगा लगा रहे हैं, तो आप 121 मुल्क इस एहतराम में इस कौमी तिरंगे के लिए खड़े हो जाएँ। तो उस दिन जो है ना उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसराइल, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, दुबई, कतर, जितने भी कंट्रीज़ भी थे ना, वो सब के सब उस दिन पाकिस्तान का तिरंगा सुनने पे मजबूर थे। ये तो थी मेरी पहली कॉन्फ्रेंस। अब उसी के दौरान मैंने जो है ना अपनी सेकंड जो रिसर्च है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी दौरान मुझे पता चला कि भाई कॉन्फ्रेंस सीरीज़ एक कॉन्फ्रेंस करा रहा है 13 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टिश्यू साइंसेज एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के ऊपर। तो मैंने जो है ना उसके अंदर अपना इन विट्रो साइट स्पेसिफिक DNA एडिटिंग वे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला पेपर सबमिट किया। उन्होंने ऐसे ही मुझे टाइम लगा के और इन्विटेशन लेटर भेजा। तो इन्विटेशन लेटर के साथ ये भी था कि जो इस फील्ड जो इन्विटेशन लेटर पे उस बंदे का साइन था जिसको इस टाइम पे अपनी फील्ड का आइंस्टाइन समझा जाता है, और उस लड़की का नाम है जेनिफर एना। उसने 2013 के अंदर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था कि भाई आप जीन को है ना कैसे एडिट कर सकते हैं, यानी DNA को जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से जिस जगह पे कट लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। तो ये जेनिफर है ना वहीं से उठानी हुई, उठाते तो 2000 अभी जो 20 है 2020 में उसको जो है ना बायोकेमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ मिल गया। अब जितनी सारी दुनिया है ना वो समझती थी कि भाई जीन एडिटिंग का इससे अच्छा तरीका और एंड लेवल का तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, सारी दुनिया पे ये बात फैल गई कि भाई इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि किसी एक चीज़ का जो प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सोल्यूशन ना हो। तो मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने भी अपनी टेक्निक डेवलप कर ली। ठीक है, अब मैंने अपनी और उसके टेक्निक के अंदर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। उस जो टेक्निक थी उसका यह मसला था कि कभी कभी वो कट तो लगाती थी लेकिन गलत जगह पे कट लगा देती थी, और वो गलत जगह पे कट लगाने की वजह से उस DNA में म्यूटेशन हो जाती थी, DNA ख़राब हो जाता था सारा का सारा। और उसकी जो दूसरी प्रॉब्लम थी ना वो उसका गाइडेंस RNA था। उसकी RNA की इतनी लंबी लेंथ 100 बेस पेयर थी, वो सिंथेसाइज का उसकी प्राइस अलग थी। तो उसकी ये 2 मेन प्रॉब्लम थी। इतनी 2 मेन प्रॉब्लम को जो है ना मैंने सॉल्व करके अपनी एक नई टेक्निक डिस्कवर की जिसे कहते हैं इन विट्रो साइट स्पेसिफिक DNA एडिटिंग वे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी आपके पास DNA है, आपके पास DNA का एक फ्रेगमेंट है, आप उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, आप मेरी प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको जो है ना जहाँ पे भी आप कट लगाना चाहें DNA के अंदर वो एग्जैक्ट आपको कट लगा के देगा। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैंने जो है ना स्टैनफोर्ड मेडिसिन से भी कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मेरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उन्होंने मुझे रिजल्ट भेजे। तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास एक फैक्ट ये भी हो गया। ठीक है, तो अब मैं कॉन्सस के अंदर गया, वहाँ पे कॉन्सस की जो टोटल टाइम था ना वो 5 घंटे था, और मेरी जो जेनिफर है ना के साथ डिस्कशन थी ना वो सिर्फ 3 घंटे की थी। वो 3 घंटे बाद जाके मानिए कि भाई तुम्हारी टेक्निक मेरी टेक्निक से बेहतर है। कॉन्फ्रेंस का टोटल टाइम 5 घंटे है और हर एक बंदे को 20 मिनट प्रेजेंटेशन देने की इजाज़त है। तो उसने मेरे साथ 3 घंटे डिस्कशन कर ली, क्योंकि पेपर इतना इंटरेस्टिंग था, उसको तो करनी थी ना। तो उसने वो सारा जब किया तो उसने कहा भाई आपकी टेक्निक बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरी टेक्निक जो है उसमें पार्ट है। तो मैंने उससे ऐसे ही मजाक से कहा कि आपके पास जो नोबेल प्राइज़ है उसकी आधी प्राइज़ मुझे दे दें, अगर वो 10 करोड़ है तो 5 करोड़ मुझे दे दें। तो वो आगे से वैसे हंस रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें उस कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर डिफेंड किया। अब ये पेपर जो है ना यूरोपियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के अंदर छपा। यूरोपियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी के साथ मुंसलिक है, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 13.5 है। यानी हर 13 में से 12.5 जो है ना लोग दुनिया में इस पेपर को देखेंगे। और इसकी गूगल साइटेशन पे भी है, आप गूगल करेंगे, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो आपको ये पेपर आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। इस पहला पेपर चलो उसको मैं समझता हूँ इतनी उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो CRISPR-Cas9 से अखज़ किया हुआ है, लेकिन जो मेरा दूसरा पेपर है ना उसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना है कि उसने एक नोबेल प्राइज़ विनर की टेक्निक को पीछे कर दिया है। तो ये थी मेरी ओवरऑल रिसर्च और मेरी ओवरऑल स्ट्रगल। इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थैलेसीमिया के हवाले से भी आप मुस्तकबिल में कोई एनीमिया DNA से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं हो ना आपको जनियाती तौर पे, आप पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड पैदा हो रहे हो या आपको कोई और मसला हो, ठीक है, DNA से रिलेटेड और जेनेटिक से रिलेटेड। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कैंसर है वो भी जेनेटिक से रिलेटेड ही है, DNA से रिलेटेड ही है। तो आप कैंसर का भी इलाज इस टेक्निक को यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको
सेल के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, फिर जो आपको जो चूहे चाहिए लैब के अंदर आप उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके FDA आपको अप्रूव करेगा कि आप ह्यूमन ट्रायल करें। जनरेशन को ना 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक ना वो कूल बनना छोड़ दें, आजकल जो नहीं कर रहा स्वैग कूल वगैरह और ये सब कुछ बनना छोड़ दें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप टिकटॉक वीडियो बना के कितने देर तक फेमस होंगे, चले जाएंगे तो कोई नहीं पहचानेगा। कूल बनना छोड़ दें। दूसरा जो अपना कल्चर है ना इस्लाम, उसको अपनाना स्टार्ट करें, ठीक है। वो कोई पुराना सीधा कल्चर नहीं है, वो इतना एडवांस कल्चर है, इतना एडवांस कल्चर है कि यूरोप जो है ना आज भी इस चीज़ पर हैरान है। 1400 साल पहले जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें की हैं वो आज कैसे साबित हो रही हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ठीक है, और हाथों को ना गीले ही छोड़ना चाहिए। अब यूरोप वाले क्या करते हैं, हाथ जो है ना वो धो के तौलिए के साथ साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो बैक्टीरिया तौलिए के साथ लगे होते हैं वो उनके हाथों के साथ ऑलरेडी लग जाते हैं, तो वो फिर खाना खाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुसलमानों के लिए क्या है कि आपने हाथ धो के उसको गीला छोड़ देना है वैसे, ठीक है। अब वो जो गीला छोड़ेंगे ना, जो आपके हाथों के ऊपर बैक्टीरिया है या एंजाइम है वो एक्टिव होंगे, वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देंगे। तो आपने खाना खाना शुरू करना है, ठीक है। और खाना खाने की दुआ तो लाजमी आपने भूलनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, तो फिर जो है ना आपकी मैदे शादी की बीमारियाँ भी सारी दूर हो जाएंगी। आप जो कहते हैं हमें बदहज़मी होती है तो वो भी दूर हो जाएगी। और जो तीसरी बात है कि आप जो है ना इल्म के साथ जो है ना अपना लगाव रखें। ये नहीं है कि मैंने रट्टा मार दिया, रट्टा को इल्म सिर्फ नहीं कहते, इल्म कहते हैं कि खुदा को पहचानना, चाहे आप बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, आपने अपनी फील्ड को यूज़ करके खुदा को कैसे पहचाना, तो ये आपकी फील्ड। ये नहीं है मैंने कूल बन लिया, मैंने तेरी टोपी पहन ली है, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और पार्टी हो रही है, ये क्या बात हुई। यूरोप में आपने सुना है कभी कि किसी टिकटॉकर को उन्होंने उठा दिया? वो तो उन लोगों की कदर करते हैं जो इल्म वाले हैं, वो उन लोगों की कदर करते हैं। वो एप्लीकेशन बना के हमारे ऊपर उन्होंने फेंक दिया तो बस हम चला रहे हैं। तो आप इन सारी फजूलियात को छोड़ें, अपना शौक या वो इल्म की तरफ लेके आएँ। हुकूमत तो है ना इतनी बड़ी है, मैं पॉलिटिक्स इतना अच्छा नहीं जानता, अभी मेरा इतना एक्सपीरियंस में नहीं है, 21 साल का हूँ, मैं अपने फील्ड के साथ ही ज़्यादातर लगा रहता हूँ। लेकिन हुकूमत को यह पैगाम जरूर है, जो बाहर की इंडस्ट्री है ना उसमें ट्रेंड है कि जो बच्चा स्पेशल हो ना, जीनियस हो, क्रिएटिव हो, उसको वो अलग स्कूल के अंदर जो है ना वो एडमिट कर देते हैं। तो मुझे हुकूमत से ये दरख्वास्त है, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, चाहे वो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, ठीक है, इससे ये नहीं पता वो मैट्रिक में पढ़ रहा है, वो FSC कर रहा है, या वो इंटरमीडिएट का है, या वो BS है PhD में, मैटर ये करता है कि वो क्रिएटिव कितना है, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो दौर है उसमें ये तो रटा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि एलॉन मस्क अभी एक चिप बना रहा है, आप ब्रेन में लगाएं तो इंटरनेट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में डाउनलोड हो जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं है इस टाइम पे, इस टाइम पे वैल्यू है क्रिएटिविटी की। तो हुकूमत जितने भी हमारे टैलेंटेड बच्चे वगैरह हैं या जो भी है, ठीक है, उसके लिए अलग स्कूलिंग वगैरह का इंतज़ाम करें, उनकी सरपरस्ती करना स्टार्ट कर दिए। हम रोते हैं इकनॉमी का रोना रोते हैं, भाई इकनॉमी आज ये गिर गई, इकनॉमी आज वो गिर गई। अगर वो हमारे जो टैलेंट है उसकी सरपरस्ती करें ना, ठीक है, और सरपरस्ती करते हुए टैलेंट की सरपरस्ती करें, ठीक है, उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, और उसके रिटर्न में जो नौजवान है वो अपनी कोई ना कोई इनोवेशन लेके आएंगे, उस इनोवेशन को वो बाहर इम्पोर्ट करें, तो ऑटोमेटिक देख लें कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि दुनिया जो है ना अभी क्या कहते हैं, ये कॉटन से तो नहीं चलने वाली ना, ये कॉटन चीनी और दाल चीनी बाहर भेजी, क्योंकि दुनिया तो अभी इतनी एडवांस हो गई है, वो बैक्टीरिया से जो है ना वो धागा प्रोड्यूस करा रही है, वो जो बकरी जो है ना उसके जीन एडिटिंग करके उससे जो है ना वो सिल्क प्रोड्यूस करा रही है। तो इससे तो हमारा गुजारा नहीं होना ना, क्योंकि दुनिया भी चल रही है टेक्नोलॉजी की तरफ, तो हमें टेक्नोलॉजी जो है ना वो बना के बाहर इंपोर्ट करनी चाहिए, ना कि आम शाम और ये कॉटन वगैरह बेचनी चाहिए। मैं स्पेशल तौर पे एबटाबाद प्रेस क्लब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, और ख़ासकर जो यहाँ पे जितने भी इंतज़ामिया हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगे। और मैं मैर का वसीयत एक वालिद होने के बात करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह मैर जो था ना वो बहुत ही यानी बचपन में काफ़ी कमज़ोर था, और मैं कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि काफ़ी लोग जो है ना वो घर वाले थोड़े डिसाइड हो रहे थे कि यार पता नहीं ये कुछ कर पाएगा कि नहीं, लेकिन उसे खुद भी शौक था पढ़ने का, वो पढ़ता रहा है माशाल्लाह। और कभी कभी वो मैं अक्सर एक बात करता था कि लाइफ के अंदर मैंने देखा कि वो टोटल डिफरेंट था, यानी उसे खिलौनों से ज़्यादा यही जो सर्जिकल इंस्टॉलमेंट है उसके खेलने का ज़्यादा शौक था। और कभी भी मैंने उसको देखा जो बाजार जाता है ना, कभी वो मेंढक लेके आता है, कभी जो है ना वो सांप लेके आता है, कभी क्या चीज़ लेके आता रहा, तो माशाल्लाह उस पर एक्सपेरिमेंट करता रहा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ठीक है, फिर अल्लाह ने उसको जो है ना कामयाबी दी और 121 ममालिक
में से उसने जो अवार्ड लेके आया। मुझे अवार्ड की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है, बस मुझे इस बात की खुशी हुई है कि जब वहाँ पे इंडिया, इसराइल, बाकी काफ़ी लोग थे, तो उसमें पाकिस्तान का जो कौमी तराना जहाँ पे बजाया गया और उसमें सब लोग खड़े होके ना पाकिस्तान का नाम जो है ना पहले नंबर पे और सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान का नाम लिया गया। तो मैं आपको कहता हूँ कि मेरे आंखों से आंसू आ गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, हमारी जान है और हम पाकिस्तान के लिए हर टाइम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि हम इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में रहने वाले हैं और इसी मिट्टी में जो है ना हमें जो है ना मोहब्बत है हमें, और इंशाअल्लाह इस मोहब्बत को हम कभी भी जो है ना अपने दिलों से नहीं दूर कर सकते और पाकिस्तान की मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहेगी। और मेरा खासकर उन वालिदैन के लिए ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों के साथ प्यार करें और उनके खासकर टाइम दें बच्चों को। बाज़ औक़ात वालिदैन जो है ना बच्चों को जो है ना 500 का नोट तो दे देते हैं, 1000 का, लेकिन उन्हें टाइम नहीं देते। 20,000 का मोबाइल भी ले लेते हैं लेकिन बच्चों को टाइम नहीं देते। तो खुदारा बच्चों को आप टाइम दें, बच्चों के साथ दोस्ती करें और बच्चों के जो है ना वो मसाइल को समझें कि आपका बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, जब आप बच्चे के करीब होंगे आप उसे गुस्सा ना करें और प्यार से उसे समझाएं। कोई गलती करे तो उस गलती को नोट करें, उसने क्यों की है, वाई। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारा जो है ना एक प्यारा वतन है और इसमें रहने वाले सारे बच्चे हैं और मेरा दिल से ये इरादा है कि बल्कि इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। अभी ये जब यूनिवर्सिटी में था तो बहुत से गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने इसे कहा है कि यार बेटा कि मुझे एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम ये जो कोशिश कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है कि हम बाकी बच्चों को भी, आप आज गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हो, मैं चाहता हूं कि जितने इलाके के लोग हैं अगर आपको छुट्टी होती है तो उन बच्चों को हम पढ़ाएं ताकि हमारे मुल्क का जो टैलेंट है वो जो है ना सामने आए, जो उनको पॉलिश करके हमने सामने लाने। हमारे मुल्क में आप यकीन करें बहुत टैलेंट है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं जो गरीब होते हैं, यूनिवर्सिटी तक नहीं जा सकते, कॉलेज तक जाने के लिए उनके पास बुक्स वगैरह के पैसे तक भी नहीं होते। तो हम आओ मिलकर ये कोशिश करते हैं उन बच्चों के लिए, इंशाअल्लाह हमारी जहां तक कोशिश हुई हम करेंगे, उन बच्चों को इंशाअल्लाह सामने लेके आएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चा है ना ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का बेटा है, ठीक है, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का बेटा है और मैं चाहता हूं कि ये मुल्क के लिए और काम करे और मेरे वतन का जो है ना नाम रोशन हो। और माशाअल्लाह बेसियत एक मुसलमान होने के मैं जरूर दिल से कहूंगा कि मुझे अब ज्यादा खुशी होगी जब मेरा बेटा मेरे इस मुल्क के लिए बहुत सा काम करेगा, जिससे लोग ना इस मुल्क को आप कमजोर न समझें। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है माशाल्लाह, और माशाल्लाह मुझे इसका ये आखिरी जो नोबेल जो इसने अपना रिसर्च पेपर दिया है जो नोबेल जो है ना इनाम के लिए, आप यकीन माने वहां पे जो ना लोग जो है ना बड़े परेशान हो गए थे और माशाल्लाह इसने जो वो काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा और उसमें भी जब पाकिस्तान का तराना बजा तो आज यकीन करें मुझे ना हफीज जलंधरी याद आ गए जिन्होंने ये पाकिस्तान का कौमी तराना रखा था और मैंने उसके लिए हाथ उठा के दुआ की यार क्या अल्फाज लिखे थे आपने। और यकीन करो ये पाकिस्तान की ऐसी मोहब्बत है, जब ये कौमी तराना बजता है ना आप यकीन करें आप खलूस से दिल से आप इसे पढ़ें तो देखें जिस्म के अंदर से ना एक रूह जो है इंसान के कामने लग जाती है। तो मेरा यही पैगाम है खासकर माओं को और वालिदैन को, खास करके आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखें, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल करें और अपने बच्चों को कम से कम पूरे दिन में आधा घंटा टाइम जरूर दें, तो आपका बच्चा जरूर कामयाब होगा। उमैर के बारे में मैं आपको जो डिटेल दे रहा हूँ इसके बचपन से अभी तक जो मोटी मोटी है वो इस तरह है कि ये बचपन में फिजिकली भी बहुत कमज़ोर था और माइंडली भी, हर दो तरह से। ये 5वीं जमात में एक दफ़ा बिल्कुल FS का आया है, फेल हुआ है, और दूसरी दफ़ा 9th में। ठीक है, हम सब ख़ानदान वाले ये सोच रहे थे कि एक ऐसा बच्चा जो फिजिकली उसकी फिटनेस ऐसी नहीं है कि वो कोई हार्ड वर्क कर सके, तो अब क्या करना चाहिए इसका। तो हमने ये फैसला किया कि इसको माइंडली हम तैयार करते हैं, ये चलो खुद को अगर कुछ नहीं कर सकता तो किसी दूसरे से काम तो करवा सकता है। उस पे 9th के बाद इसको मैंने अपनी स्टडी में ले लिया था और इसको मेरे पास जो नॉलेज है थोड़ा बहुत, मैं बुनियादी तौर पे फिज़िक्स से मुझे दिलचस्पी है, मेरी अपनी एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन मुताले का मुझे शौक़ रहा, जो भी मुताला असली मुताला था मैं इसको जो है ना इस तक पहुँचाता रहा कि ऐसे ऐसे करें आप इंशाल्लाह ठीक होगा। एक दिन मेरा ख्याल है तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है, हम एक शाम इधर सर्दियों में बैठे इस्लाम और साइंसेस पे डिस्कस कर रहे थे, तो इसने मुझे कहा कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार मुझे लगता है पिछली सदी फिजिक्स की गुजरी है और ये वाली सदी जो है ना मुझे बायोलॉजी की लग रही है और पाकिस्तान को शायद इसकी ज़रूरत भी हो, तो हमें बायोलॉजी में कुछ ना कुछ जो है ना ऐसा करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए मुफीद हो।
तो उस पे उसके बाद इसने जो है ना वो अपनी रिसर्च शुरू की, आहिस्ता 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 करते करते परफॉर्मेंस अच्छी रही है इसकी। तो ये अल्लाह की देन है मेरे ख्याल में। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मदद और नुसरत थी, नहीं तो एक बच्चा जो 2-2.5 साल दो दफ़ा फेल हुआ हो और किताबें याद करने का शौक भी जिसको ना हो, लेकिन एक बात का मुझे अंदाज़ा था, सवाल जवाब बहुत करता था ये, बहुत ज़्यादा। तो कभी कहता जरासीम कहते होते हैं, वायरस कहते होते कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, तो उस पर जो हमारे पास नॉलेज था इसको प्रोवाइड करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ करता गया और अब यहाँ तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वाले उसके इंटरव्यू वगैरह तो ले रहे हैं और ये कह रहा है कि मामू आपने मेरे साथ बहुत मेहनत की और आपकी मेहनत की